नमस्कार बच्चों। आज ये ध्रुव स्वामी नाटक का ये जो प्रश्न है वो नाटक के जो तत्व होते हैं उन तत्वों को आधार बना करके इसकी समीक्षा प्रस्तुत करनी है हमें। अब नाटक के तत्व क्या होते हैं? तो नाटक के जो तत्व होते हैं, यद्यपि पाश्चात्य विद्वानों ने नाटक के तत्व कुछ अलग बताए हैं, भारतीय विद्वानों ने कुछ अलग बताए हैं। तो संक्षेप में मैं इतना ही बताना चाहता हूँ कि अगर हम कोई नाटक लिखते हैं तो उसके लिए एक शास्त्र निर्धारित किया गया है, उस शास्त्र के अनुसार ही नाटक होने चाहिए। जैसा कि आप देखते हो हर रोज़ टीवी में धारावाहिक होते हैं, उनमें भी एक शास्त्र को अपनाया जाता है। अर्थात अगर हम नाटक किसी महाभारत के पात्र पर लिखते हैं तो उस नाटक की वेशभूषा या उनके पात्रों की वेशभूषा या भीष्म जो महाभारत का प्रमुख पात्र है उसकी वेशभूषा उसके अनुरूप होनी चाहिए। उसके बोलने का लहजा भी महाभारत कालीन समय के अनुरूप होना चाहिए। यह नहीं कि भीष्म के ऊपर हम नाटक बना रहे हैं और भीष्म को हमने जीन्स पहना रखी है, वो अंग्रेजी बोल रहा है और साथ साथ वो उद्दंडता भी कर रहा है, तो ये नाटक सफल नहीं होगा, एक तरह से असफल नाटक कहा जाएगा। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि नाटक के लिए कुछ प्रमुख तत्वों की ज़रूरत होती है और उन तत्वों में हम मुख्य रूप से क्या लेते हैं, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा। सबसे पहले कथा वस्तु होती है, यानी कि कोई भी नाटक हम लिख रहे हैं या कोई लेखक नाटक की रचना कर रहा है तो उसमें कथा होना निश्चित होता है। और कथा भी, क्योंकि कथा के आधार पर ही कथा वस्तु बनती है। उसके बाद उसमें जो पात्र होते हैं वो भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। और तीसरा जो है वो है जो पात्र होते हैं उनके जो संवाद होते हैं, उनके जो बोलने की का ढंग होता है वो महत्वपूर्ण होता है। और चौथा है देश काल वातावरण। देश काल वातावरण का मतलब क्या होता है कि हम कोई भी नाटक लिख रहे हैं तो उस समय के देश काल या वातावरण या उस समय की सामाजिक जो परिस्थितियाँ होती हैं उनका हमें ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। चौथा है अभिनीयता। अभिनेता का मतलब है हमें नाटक को लिखते समय अभिनय की बारीकियों का भी ध्यान रखना होता है, क्योंकि नाटक का लिखने का जो उद्देश्य होता है वो रंगमंच पर प्रस्तुत करने का होता है। अगर हम कोई नाटक लिख रहे हैं और उसको हम रंगमंच पर या फिल्म के रूप में या अभिनय के रूप में हम नहीं उतार सकते तो वो नाटक सफल नहीं कहा जा सकता। तीसरा तो ये अंतिम है उद्देश्य। उद्देश्य के रूप में हम कह सकते हैं भाई हर कोई रचनाकार होता है, उसके पीछे कुछ उद्देश्य होता है, तो इसी तरह नाटक का उद्देश्य भी होता है। तो इन सभी तत्वों के आधार पर हम ध्रुव स्वामी नाटक की समीक्षा प्रस्तुत करेंगे, या हम ये सिद्ध कर सकते हैं कि भाई क्या ध्रुव स्वामी नाट्य कला की दृष्टि से एक सफल नाटक है, सिद्ध करो, या इसके नाटक तत्वों के आधार पर समीक्षा करो। अब हाँ आगे बढ़ते हैं। अब मैंने ये अंतिम पॉइंट था, जबकि मैं इसको स्टार्ट में ले रहा हूँ। सबसे पहले उद्देश्य की बात करता हूँ। जैसे कि आप देखते हो कि पागल से पागल इंसान जब भी कोई कार्य करता है उसके पीछे कोई ना कोई कारण अवश्य होता है। तो उद्देश्य भी, यानी कि अब नाटककार का एक प्रमुख उद्देश्य होता है, फिल्मकार का प्रमुख उद्देश्य होता है, कहानीकार का प्रमुख उद्देश्य होता है, उपन्यासकार का प्रमुख उद्देश्य होता है। यानी कि ये उद्देश्य क्या होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है हर किसी के लिए, चाहे वो कौन सी भी विधा हो। तो उद्देश्य की दृष्टि पर हम विचार करें ध्रुव स्वामी का, तो इसमें उद्देश्य के रूप में क्या कर सकते हैं कि इसमें जयशंकर प्रसाद ने नारी को माध्यम बना करके तलाक और पुनर्विवाह की समस्या को
वाणी दी है, अर्थात इसका समाधान ढूंढने की कोशिश की है। तो इस तरह से ये नाटक एक महान उद्देश्य को लेकर चलता है। यानी कह सकते हैं कि उद्देश्य के रूप में हम इस नाटक की समीक्षा करें तो यह नाटक पुनर्विवाह तलाक की समस्या का समाधान प्रस्तुत करने में सफल होता है। यानी कि ये सिद्ध करता है कि नाटक के माध्यम से जयशंकर प्रसाद ने सिद्ध किया है कि नारी पुरुष की दासी नहीं, गुलाम नहीं, कि जो वो उसे जब चाहे वस्तु के रूप में किसी को उपहार स्वरूप भेंट दे दे। नारी को विद्रोह करना सिखाया है जयशंकर प्रसाद ने, और साथ साथ ये भी सिखाया है कि नारी को अगर पति उसके अनुकूल नहीं मिलता या उसका शोषण करता है या उसकी अस्मिता को सम्मानपूर्वक नहीं देखता, तो नारी ऐसे पुरुष को, ऐसे पति रूपी पुरुष को त्याग कर पुनर्विवाह कर सकती है, अर्थात उसे तलाक दे सकती है। तो उद्देश्य की बात करें हम तो उद्देश्य के आधार पर हम कह सकते हैं कि ध्रुव स्वामी जो नाटक का उद्देश्य है वो अत्यंत ही महान है और इस उद्देश्य पर ये प्रस्तुत करने में सफल होता है। तो उद्देश्य की बात कर ली हमने, यद्यपि ये अंतिम पॉइंट होगा। अब उद्देश्य के बाद हम आगे चलते हैं कथानक या कथावस्तु। अब कथानक या कथावस्तु क्या होता है? तो मैं कहना चाहता हूँ कि नाटककार जो होता है वो अतीत की घटनाओं को वर्तमान में प्रत्यक्ष घटित होते हुए दिखलाता है। तो इसके लिए कुछ विशेष प्रयत्न करना पड़ता है, यानी कि उसकी जो कथानक होती है, उसकी जो कथावस्तु होता है वो क्या होनी चाहिए। जैसे मैंने पॉइंट बनाया है, इसका हर एक वाक्य बना सकते हो। यानी कि जो नाट्य तत्वों के आधार पर जो कथानक होता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। और कथानक कैसा होना चाहिए, उसमें रोचकता होनी चाहिए। यह नहीं कि नाटक देखने वाले उसे बोरियत महसूस करें, साथ साथ हमेशा नाटक ऐसा होना चाहिए कि उसमें हमेशा जिज्ञासा बनी रहे, ताकि जो दर्शक वर्ग है वो बंध सके, उसके साथ नाटक के साथ तारतम्य स्थापित कर सके। इसके साथ साथ उसमें कहीं न कहीं गीतों का समावेश भी होना चाहिए और कथावस्तु में मार्मिकता भी होनी चाहिए। संवेदनशील, यानी कि हमारी संवेदनाओं को बल प्रदान करने वाला होना चाहिए और हमारे ऊपर एक अमिट प्रभाव स्थापित करने वाला चाहिए। तो इन आधार पर हम कह सकते हैं कि जो ध्रुव स्वामी नाटक का जो कथानक है वो अत्यंत ही न तो बहुत ज़्यादा संक्षिप्त है और न ही बहुत ज़्यादा विस्तृत है। इसमें चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामी, रामगुप्त आदि प्रमुख पात्र हैं। तो दूसरी तरफ आप जो कोमा है, मंदाकिनी है, ये इसके गौण पात्र हैं। इसमें एक प्रासंगिक कथा चलती है, यानी कि एक आधारिक यानी कि आधार भूमि को, या जो आधार कथा है, यानी कि ध्रुव स्वामी और चंद्रगुप्त और रामगुप्त की जो आधार कथा है उसको कथाओं को आगे बढ़ाने में जो अन्य पात्र हैं कथावस्तु उसमें भी रखी गई है। तो कह सकते हैं कि ध्रुव स्वामी जो कथावस्तु है वो अत्यंत संक्षिप्त है, उद्देश्यपूर्ण है और लेखक के उद्देश्य को एक तरह से पाठक वर्ग में या दर्शक वर्ग में संप्रेषित करने में पूरी तरह सफल सिद्ध होती है। अब बात करते हैं पात्र योजना की। जहाँ तक पात्रों का प्रश्न है तो नाटक में पात्र बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि पात्र ही अपने कथन द्वारा या अपने बोल द्वारा या अपने अभिनय द्वारा लेखक के मनोभावों को प्रकट करते हैं। इसलिए दर्शक को अपनी कल्पना पर अधिक जोर नहीं देना पड़ता। तो ये एक तरह से चरित्र चित्रण है, ये महत्वपूर्ण तत्व है। और इस तत्व के आधार पर हम कह सकते हैं कि ध्रुव स्वामी के जितने भी पात्र हैं, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामी, ये अपने व्यक्तित्व में, अपनी वेशभूषा में, अपने चाल चलन में, अपने संवाद में, अपने चरित्र को उजागर करने में पूरी तरह से सफल होते हैं। और जयशंकर प्रसाद इन पात्रों के माध्यम से जो अपनी बात कहना चाहता है वो बड़े अच्छे ढंग से वो दर्शक के सामने प्रस्तुत करने में सफल होता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो पात्र योजना है वो नाटक का महत्वपूर्ण एक तरह से तत्व होती है।
अब महत्वपूर्ण तत्व कैसे, क्योंकि दृश्य काव्य का दूसरा अंग या दृश्य काव्य का दूसरा तत्व या नाटक का दूसरा मुख्य तत्व है ये ना इसका चरित्र चित्रण। अब भारतीयों ने नायक को कैसे दिखाया है? भारतीयों ने नायक को सुंदर, त्यागी, सहनशील, बुद्धिमान, स्वाभिमानी, विभिन्न कलाओं में निपुण। तो भारतीय नाट्यशास्त्र के अनुसार नायक का उच्च और उदार होना जरूरी है। अगर हम इन सभी विशेषताओं की बात करें तो हम कह सकते हैं, वैसे नायक की 4 कोटियाँ गिनाई हैं भारतीयों ने, वो मैं सिर्फ नाम बता देता हूँ, ज़्यादा इसके विस्तार में नहीं जाऊँगा। नंबर 1 होता है धीरोदात्त, धीर ललित, धीर प्रशांत और धीर उद्दित। ये 4 प्रकार के नायक होते हैं। इन 4 प्रकार के नायक, किसी भी नायक को आप चुन सकते हो और अपने नाटक में इन्हीं की विशेषताओं के आधार पर रख सकते हो। तो कह सकते हैं पात्र योजना के अनुसार जो ध्रुवस्वामिनी जो नाटक है वो अत्यंत सफल सिद्ध होता है और ये नाटक तत्वों के आधार पर ये खरा उतरता है। अब आगे बढ़ते हैं। संवाद योजना, कथोपकथन। संवाद क्या होती है? यानी कि जो नाटक में जो पात्र होते हैं उन पात्रों के माध्यम से लेखक अपने विचारों को दर्शकों के सामने प्रस्तुत करता है। तो इस जो नाटक की जो संवाद योजना है वो भी अत्यंत उच्च कोटि की है। संवाद योजना कैसी होनी चाहिए नाटक के लिए? सरल होनी चाहिए, संक्षिप्त होनी चाहिए। लिख सकते हो आप, सरल, संक्षिप्त, बहुत ज़्यादा लंबे लंबे संवाद नहीं होने चाहिए, लंबे लंबे संवाद नहीं होने चाहिए, और साथ साथ सौगत कथन होते हैं वो बहुत ज़्यादा उसमें नहीं होने चाहिए। क्योंकि सौगत कथन यानी कि कोई पात्र अपने आप से बात करता है और वो बड़ी बात करता है तो उसको देखने वाले जो दर्शक होते हैं वो बोरियत महसूस करने लग जाते हैं। तो इस तरह से कह सकते हैं संवाद योजना। और इस नाटक की जो संवाद योजना की बात करें तो नाटक की संवाद योजना सरल है, संक्षिप्त है और अपने हिसाब से या नाटक तत्वों के हिसाब से इसको बड़ी आसानी से रंगमंच पर प्रस्तुत किया जा सकता है। जैसे कि मैं दिखा सकता हूँ कुछ संवाद योजना के उदाहरण। मैं केवल यही कहना चाहती हूँ, आप देख रहे हो, मैं केवल यही कहना चाहती हूँ पुरुषों ने स्त्रियों को अपनी पशु संपत्ति समझकर उन पर अत्याचार करने का जो अभ्यास बना लिया है वह मेरे साथ नहीं चल सकता। ये ध्रुवस्वामिनी की जो संवाद योजना है ये एक तरह से उसके अस्तित्व को, उसकी गरिमा को, उसके अधिकारों के प्रति ललक को एक तरह से स्पष्ट रूप से उजागर कर रही है। तो इसी तरह इसकी संवाद योजना भी अत्यंत सरल। अब बात करते हैं हम दूसरी तरफ, इसमें भी देख सकते हो तो क्या आप दुश्चिंताओं में मेरा भाग नहीं है? मुझे उसके अलग रखने की वह परिस्थिति कुछ सरल थी। यहाँ पर क्या बोलते हैं देखो, यानी कि ये सिद्ध होता है कि पत्नी को भी पति की कठिनाइयों में साथ देने का या उसे बताने का या उसे समझने का अधिकार होता है। अब अगला है देश काल वातावरण। कहने का अभिप्राय यही है, देश काल वातावरण, जैसे कि मैंने प्रश्न के आरंभ में बता दिया था कि आप महाभारत लिख रहे हो, महाभारत पर फिल्म बना रहे हो और महाभारत के पात्रों को आप डिस्को में दिखाते हो, वो डांस कर रही हैं, अंग्रेजी गानों पर वो नाच रहे हैं, उन्होंने जीन्स पैंट पहन रखी है, कोट पहन रखी है, टाई पहन रखी है, तो क्या वो फिल्म, तो क्या वो नाटक दर्शकों को भाएगा या दर्शक उसको पसंद करेंगे? बिल्कुल नहीं। तो यही बात हमारी सिद्ध होता है कि जो देश का वातावरण है वो बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। ध्रुवस्वामिनी नाटक की बात करें तो ये बहुत बड़ा कठिन विषय था, क्योंकि जयशंकर प्रसाद ने गुप्त वंश की कथा को आधार बनाया, चंद्रकथा को आधार बनाया है, जिसका समय वह 375 से ये 380 ठहरता है। लेकिन फिर भी जयशंकर प्रसाद ने देश काल और वातावरण को प्रस्तुत करने में पात्रों की भाषा से, पात्रों की वेशभूषा से, पात्रों के अभिनय से, पात्रों की संवाद योजना से देश काल और वातावरण को बिल्कुल अच्छे तरीके से चित्रित करने में सफलता अर्जित की है। अब अंतिम प्रश्न बनता है, इसका अंतिम पॉइंट है, आप लिख सकते इसको संकलन त्रय। अब संकलन त्रय का मतलब क्या होता है? यानी कि 3 चीज़ों का संकलन है वो नाटक में
होना चाहिए। यही है इसका संकलन त्रय। अब संकलन त्रय क्या होता है? स्थान, समय, कार्य। स्थान, समय, कार्य, अर्थात इन तीनों में सामंजस्य होना चाहिए, क्योंकि सभी घटनाएं इस नाटक की बात करें तो स्वामी सक्राज के दुर्ग अथवा गुप्त सम्राट के शिविर में घटित होते हैं इस नाटक के, और संपूर्ण कार्य एक दिन रात से अधिक प्रतीत नहीं होता। संपूर्ण नाटक में क्या है? कार्य की एकता बनी रहती है। ध्रुव स्वामी की रामगुप्त से मुक्ति प्राप्ति तथा चंद्रगुप्त का सिंहासन पर बैठना नाटक की प्रमुख कार्य है। संपूर्ण घटना इसी के चारों ओर घूमती है, यानी कि पूरा का पूरा इसमें स्थान का, समय का ध्यान रखा गया है। क्योंकि अब बात करें हम स्थान की, अब स्थान के रूप में क्या है? जो यूनानी नाटक होते थे उसमें स्थान का कोई स्थान मतलब वो नहीं रहता था। यूनानी नाटक दिन रात चलते रहते थे, तो लेकिन भारतीय जो नाटक परंपरा है उसमें कथा वस्तु की घटनाओं को एक स्थान पर घटित होने की सीमा निर्धारित की है। इसलिए अब नाटकों में अनेक वैज्ञानिक साधनों द्वारा हम स्थान की अब स्थान यानी कि उस समय के स्थानों को, उस समय की चिन्हों को हम प्रस्तुत कर सकते हैं, और ध्रुव स्वामी नाटक भी इस पर खरा उतरता है। अब बात करते हैं हम काल की, काल संकलन। अब काल संकलन की जो धारणा है वो भी यूनानी नाटकों से ही प्रभावित है। तो हमें आज भी काल और स्थल का ध्यान रखा जाना अनिवार्य है नाटकों में, अन्यथा नाटक क्या हो जाएंगे? एक तरह से कृत्रिम हो जाएंगे, अस्वाभाविक हो जाएंगे, और घटना भी क्या लगेंगे, भाई लोगों पर उसको विश्वास नहीं होगा। लेकिन हम इसमें जहाँ पर इस नाटक की बात करें तो इसमें भी काल संकलन का, इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो ध्रुव स्वामी नाटक है वो नाटक तत्वों के आधार पर एक सफल नाटक सिद्ध होता है, जिसमें देश काल, भाषा शैली, संकलन त्रय, उद्देश्य आदि सब कुछ जो नाटक के तत्व होते हैं वो सब कुछ इसमें समाहित है। तो कहने का मेरा तात्पर्य यही है, आपको समझाना था थोड़ा सा कि नाटक के तत्व क्या होते हैं। जैसे कि मैंने बताया 5 तत्व भी आप लगा सकते हो, 6 भी लगा सकते हो, 8 भी लगा सकते हो, जैसे आपकी मर्जी। और उन तत्वों के आधार पर आपको एक बार ये लिखना है कि इसमें ये होना चाहिए भाषा। अगर आप देश काल और वातावरण है तो देश काल और वातावरण की विशेषताएं बता दो, और फिर ध्रुव स्वामी नाटक पर इसको इम्प्लीमेंट कर दो। बस यही है प्रश्न लिखने का आसान और सही तरीका।